हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार लास्ट क्लास में हमने करा था वैल्यू एडेड मेथड। फाइनली हमने आगाज कर दिया था हमारे नेशनल इनकम निकालने के जो मेथड्स होते हैं उसका। ठीक है, उससे लास्ट क्लास में हमने करा था हमारे कन्वर्जन त्रिमूर्ति फॉर्मूला। तो यार ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड अगेन मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार ये 10 नंबर का चैप्टर है जिसमें से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 100% आता ही है, 3 नंबर नहीं तो 6 नंबर, मतलब 100% आएगा ही आएगा। तो मेक श्योर आप इस प्रैक्टिकल को अच्छे से करो यार। आप लोगों की रिवीजन हो रही है इससे बहुत अच्छी, और जिसको नहीं पता था उसकी प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छी। तो मेक श्योर हम इसको करते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जिसमें हम सेकंड मेथड हमारा अगेन मैंने आपको बताया ये जो सारे मेथड्स हैं आपके ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हमने करा था वो वैल्यू एडेड मेथड था। आज की क्लास में हम करेंगे इनकम मेथड। तो अगेन हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ये मेथड डिराइव हुआ है। सबसे पहले ये फैक्टर सर्विसेज जाती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन होती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। उसी वजह से आपने पढ़ा था आपका प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड आई एम सॉरी, एंड वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम बोलते थे। उसके बाद वो बेचकर जो पैसा आता था वो एज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता था जिसको फैक्टर पेमेंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते थे और हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम बोलते थे। और यहीं पर हमारा दूसरा मेथड जो है वो ओरिजिनेट होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड, जिसका सबसे इजी तरीका है, मतलब नेशनल इनकम निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है कि यार सिंपल सी बात है ना, इनकम ही देख लो। अब इनकम दो टाइप की होती है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। एक होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम होता है कि समथिंग इन रिटर्न, मतलब आपने कोई फैक्टर सर्विसेज दी, भले ही वो लैंड दिया, भले ही वो लेबर दिया, भले ही वो कैपिटल दिया, या भले ही वो एंटरप्रेन्योरशिप दिया, उसके बदले जो आपको इनकम मिलती है वो फैक्टर इनकम होती है। और आपको जो फ्री फंड का पैसा मिलता है, मतलब आपने सामने से कुछ नहीं दिया, जैसे पॉकेट मनी हो गई आपकी, कोई पर्टिकुलर जैसे दिवाली पे कोई गिफ्ट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, ठीक है, टू हाउस होल्ड्स, तो ये सारी आपकी ट्रांसफर इनकम कहलाती हैं। और नेशनल इनकम देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट आप ये समझाइए कि अगर सपोज करो एक बंदा है, अगर हमें उसकी देखनी है कि उसकी इनकम कैपेसिटी कितनी है, नेशनल इनकम निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यही ना कि यार इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी है या इकोनॉमी का पोटेंशियल कितना है, क्या वो अपने पोटेंशियल को मीट कर रही है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे ही अगर सपोज करो एक बंदा है, ठीक है, और हमने देखना है कि उसके अब उस बंदे का रिश्ता होने जा रहा है। तो अब रिश्ते के लिए तो बंदे का देखो इनकम तो देखते ही हैं, लड़की का भी देखते हैं आजकल, लेकिन बंदे का तो यार हमारी सोसाइटी में ऐसा चलता है, ये पेट्रियार्कियल सोसाइटी है भैया। मेल मेंबर विल रन दी फैमिली एंड फीमेल मेंबर विल डू दी हाउस कोरस। बट अगेन अब ये नॉर्म्स टूटते जा रहे हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर सोसाइटी। तो अब एक बंदा उसका रिश्ता होने वाला है, तो उसके रिश्ते के लिए ना उसकी इनकम पोटेंशियल देखा जाएगा कि बंदे में कितना दम है, कितना कमाएगा। तो उसका ना 3 सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया वो जो जॉब करता है, ठीक है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया उसके पेरेंट्स उसे आज भी पॉकेट मनी देते हैं, अच्छा खासा बंदा है। और तीसरा हो गया सपोज करो उसने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट भी आता है उसको। तो ये 3 सोर्स ऑफ इनकम हो गए। लेकिन अगर हमें उस बंदे का पोटेंशियल जाना है तो मुझे इतनी सी बात बताओ, जो उसको उसके फादर से जो पॉकेट मनी मिल रही है उसके पेरेंट्स से, क्या वो उसका पोटेंशियल डिफाइन करता है कि इस बंदे में कमाने की क्षमता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपनी मेहनत से नहीं कमा रहा, वो हार्ड अर्न मनी नहीं कमा रहा। सिमिलरली जब हम एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमने देखना है इकोनॉमी की पोटेंशियल। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमी का पोटेंशियल कितना है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एक्सेट्रा। तो उसके लिए अगर हम फ्री फंड की इनकम कैलकुलेट करने लग जाएं जो हमारे रेसिडेंट्स को मिलती है, फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है फ्री फंड की इनकम विच इज ट्रांसफर इनकम कैलकुलेट करने का। इसीलिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इट इज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इनकम, इट इज स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड इनकम मेथड बिकॉज क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली जो है फैक्टर सर्विसेज के या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर हैं उनकी इनकम हम ऐड कर देते हैं, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जब हम अपने हम वैल्यू एडेड मेथड से इसको कनेक्ट कर रहा हूं, तो जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते थे और उसमें से टैक्सेस और वो सब माइनस करते थे, तो हमारे पास जो वो प्रोडक्ट की वैल्यू आती थी वो कुछ भी नहीं होता था, सम ऑफ फैक्टर्स होता था, सम ऑफ फैक्टर्स इनकम होता था, ठीक है। दैट मीन्स अगर मेरे को चलो अभी इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे जब एक बार मैं आपको कॉम्पोनेंट सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसको हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं,
ठीक है, या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ लेता है। और कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर पेमेंट अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपके कंपोनेंट फैक्टर पेमेंट में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, पहले उनकी वेजेस निकाल दी अपनी इनकम से, मतलब पैसा दे दिया वेजेस का। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब मेन ऑपरेशन के सरप्लस जनरेट जो हुए हैं वो और कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस जो बचा वो वहां चला जाएगा। उसके बाद एक होता है मिक्स्ड इनकम। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ये हमें अच्छे से पता है। तो जब हम हमारी टेरिटरी के अंदर कितनी इनकम कमाई जा रही है, हम इनकम मेथड से वो निकल के आता है हमारे पास। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमारे पास एनडीपीएफसी निकल के आता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कन्वर्जन फॉर्मूलास के जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें एक ना एक इनकम एग्रीगेट दे रखा था, लेकिन अब हमें इनकम एग्रीगेट नहीं देगा, हमें खुद निकालना है कोई। तो जैसे वैल्यू एडेड मेथड में हमारा जीडीपीएमपी, जीवीएमपी जाके जीडीपीएमपी बन जाता था, इसमें हमारा एनडीपीएफसी डायरेक्टली निकलेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये आपको पता होना चाहिए कौन से मेथड से कौन सा नेशनल इनकम एग्रीगेट निकल रहा है, क्योंकि सारी कहानी वहीं पर है। अगर वही गलत निकाल दिया तो आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स हैं, आ जाओ इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो हार्डवर्क करते हैं, जो लेबर देते हैं। ठीक है, लेबर का मतलब सिर्फ वर्कर्स नहीं आगे, और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस यूनिट आ गया, प्रोडक्शन यूनिट आ गया। और उसको लेबर के बदले जो आप उसे कंपनसेट करते हो उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जो रिवॉर्ड आप देते हो, एम्प्लॉयर जो देता है, एक बात याद रखना, जो सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है। एम्प्लॉय को कहीं बाहर से मिलता है वो नहीं आता। एक क्वेश्चन आता है कि भैया क्या जो इंश्योरेंस कंपनी से उसे क्लेम मिलता है लेबर को, तो क्या वो एक वो है फैक्टर इनकम है? नहीं, वो उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, वो फैक्टर इनकम नहीं है। अगर उसका कोई नुकसान उसके एम्प्लॉयर ने भरपाई करी होती तो फिर वो फैक्टर इनकम होता, लेकिन ये नहीं होगा। समझे बात कि नहीं समझे? हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे प्रीमियम पे करा है तो तब ये फैक्टर इनकम है, वो प्रीमियम वाला पार्ट उसके लिए। ठीक है, तो कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, सॉरी यहां पर आना चाहिए एम्प्लॉय, ये गलती से एम्प्लॉयर आ गया, यहां पर आना चाहिए एम्प्लॉय। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय फॉर गिविंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, जिसमें आपकी वेजेस एंड सैलरीज भले ही वो कैश में हो या काइंड में हो। काइंड का मतलब हो गया कि इनडायरेक्टली, जैसे आप मेरे को पैसा दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं हाउस लूंगा रेंट पे, तो आपने मेरे को रेंट फ्री हाउस ही दे दिया बिजनेस ने, तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया। पैसा दोगे मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो आपने मेरे को शॉफर ड्रिवन, ड्राइवर ड्रिवन कार ही दे दी है, तो ये सब होता है। और तीसरा मेजर कंपोनेंट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएससी स्कीम, जैसे पेंशन फंड्स होते हैं आपके, पीएफ प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो आप देखना जितने भी आपके घर में मेंबर्स जो जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी से ना कुछ कंपोनेंट पीएफ का कटता है, और वो सेम कंपोनेंट एम्प्लॉयर भी डालता है। वो क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट पे आते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। क्या आते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जैसे कि आपको बेसिक वेज मिलता है, ठीक है, जो आपकी सैलरी होती है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, जिसमें बेसिक पे आता है कि आपकी मेहनत का इतना है। उसके अलावा डियरनेस अलाउंसेस और डिफरेंट मिलते हैं। बोनस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा। बट हमें अलाउंस के बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस इतनी सी बात याद रखो, ऐसा होता है। एक बात याद रखना, ये सारी ना आपको कैश का मतलब बकायदा नगद नहीं, बैंक में भी आ रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कैश ओनली। एक बात याद रखना, अगर आपने कंपनी के लिए कोई खर्चा किया और बाद में एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स कर दिया, जैसे कहीं हमारे जो सीए दोस्त होते हैं वो ऑडिट्स पे जाते हैं, तो पहले कंपनी कहती है आप अपना खर्चा कर लो होटल वोटल फ्लाइट फ्लूट्स का, बाद में आप हमें बिल जो है वो सबमिट करते हैं ना, हम रीइंबर्स कर देंगे। तो ये वेजेस एंड सैलरीज इन कैश नहीं है उसके लिए, ये तो उसी का खर्चा जो है उसे रीइंबर्स किया जा रहा है। ऑल दो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये खर्चा अल्टीमेटली बिजनेस कर रही है ताकि ऑपरेशन हो सकें। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, ये वेजेस एंड सैलरीज इन कैश नहीं है, ये बात याद रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में होता है आपका रेंट फ्री हाउस, या कोई भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज दे देना जो अदरवाइज आपको पैसों से खरीदना पड़ता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्री, घर हो गया, फ्री यूनिफॉर्म हो गई, फ्री सर्विसेज ऑफ व्हीकल्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरेस्ट फ्री लोन और एक्सेट्रा। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे में मतलब इनकी भी वैल्यू इंक्लूड होती है। ऐसे में अगर आपको कोई फैसिलिटी दी जा रही है विच इज नॉट बेसिकली गिवन टू एम्प्लॉयज बट इट इज नेसेसरी फॉर वर्क,
और जो एम्प्लॉयज है वो अपनी डिस्क्रिशन पे इसे यूज नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं मैनेजर्स होते हैं, उनको कंपनी से गाड़ियां मिलती हैं, गाड़ियां एज इन कि भैया जब तक आप हमारी पोजीशन पे हो, आपके पास गाड़ी है, आओ और अपना ऑफिस आओ, इससे ले जाओ और जहाँ घूमना है घूम लो, तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है, नो डाउट। अब कई लोगों को कैब मिलती है, ठीक है, कैब सर्विसेज, तो वो कैब सर्विसेज भी वेजेस एंड सैलरीज का काइंड है, लेकिन वो सिर्फ जो उनका पैसा बचा रहा है उतना, वो गाड़ी के पैसे के जितना इक्विवेलेंट नहीं जाएगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में। सिमिलरली मैं बोलूँ, अब जैसे हमारे आप देखोगे ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनको स्पेशल बूट्स मिलते हैं, वो सीमेंट के ऊपर जो चल सकते हैं, तो वो जो यूनिफॉर्म मिली है विच इज मैंडेटरी कि उनको वो पहन के आनी है, तो वो अपनी डिस्क्रिशन पे यूज नहीं कर सकते, उनको सिर्फ वही पहननी है और फिर वो फैक्ट्री में रख देते हैं वापसी। तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड नहीं है, क्योंकि वो जो सामान उसको दिया जा रहा है वो काम के लिए जरूरी है, वो उसकी सहूलियत के लिए, उसके बेनिफिट के लिए नहीं दिया जा रहा है ये चीज, तो वो इंटरमीडिएट खर्चा कहलाता है बिजनेस का, रेदर देन वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड कहलाए, तो ये बात याद रखना। उसके बाद तीसरी चीज आती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो हम इसकी बात कर रहे थे, पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड होगा, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, ये देखो यही बात हो गई, एनी पेमेंट बाय थर्ड पार्टी लाइक इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड। अब मैं आपको बता रहा था, देखो दो चीजें होती हैं क्वेश्चन में, वो कंफ्यूज करने के लिए डालता है, एक होता है एसएससी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, और एक होता है एसएससी बाय एम्प्लॉयर, एसएससी बाय एम्प्लॉय एंड एसएससी बाय एम्प्लॉयर। एसएससी बाय एम्प्लॉय हम अलग से ऐड नहीं करते, क्योंकि वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट होता है, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और जो एसएससी बाय एम्प्लॉयर होता है वो इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि जैसे आपके घर में कोई पेरेंट्स या कोई ब्रदर आपका जॉब करता है, तो आप उनसे पूछना, जब उसकी सैलरी स्लिप आती है ना, उसमें लिखा होता है कि भाई ये आपकी सैलरी है, इसमें से इतना हम पीएफ का काट रहे हैं और ये आपके इन हैंड आएगा, ठीक है, ये आपके पास इतना इन हैंड आएगा। और ये रूल होता है जितना आपकी सैलरी से कट गया उतना सेम एम्प्लॉयर भी आपके इसमें डालेगा, और ये दोनों जुड़कर आपके प्रोविडेंट फंड में जाते हैं। समझे ये बात कि नहीं समझे? जितना आपकी सैलरी से कटेगा उतना एम्प्लॉयर भी, तो जितना आपकी सैलरी से कटा वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड था, तो अगर हम इसको दोबारा ऐड कर लें ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हम ये वाला लेते हैं ना, ये वाला थोड़ा ना लेते हैं, तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश जब ये इसमें इंक्लूडेड है तो हम एसएससी बाय एम्प्लॉय ऐड कर ले तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। और अभी हम पिछली क्लास में देख कर आ रहे हैं, नहीं देखिए तो देखो कि भाई डबल काउंटिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो तो हमारे लिए एक्स्ट्रा है, जो आगे जाके एज अ इनकम एज अ पेंशन हमें मिलेगा, तो इसीलिए हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ही सिर्फ ऐड करते हैं। तो इन नटशेल आपका जो सीओई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एसएससी बाय एम्प्लॉयर। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, कई बार क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज अगर सिर्फ सीओई लिखा हुआ है तो कंपोनेंट्स को भूल जाओ, देखना ही नहीं, सीओई मिल गया तो छुट्टी। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश लिखा तो देखो कहीं इन काइंड भी लिखा है, या एसएससी बाय एम्प्लॉयर भी, अगर अलग से है तो ऐड करोगे, नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा इन कैश है इन काइंड है, तो आप मानोगे इसमें दोनों इंक्लूडेड है और अलग से इन दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एसएससी बाय एम्प्लॉयर ऐड करो, आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? गुड, ठीक है। चलिए अगले कंपोनेंट पे आते हैं, हमारा जो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपका हो गया रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो होता है ये नॉन वेज फैक्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि वेजेस वाला तो आपने अलग कर दिया ना, तो नॉन वेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है इसमें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब रेंट क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी की प्रॉपर्टी, वो स्ट्रक्चर यूज जब आप करते हो, बिल्डिंग बनी है वो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, फैक्ट्री बनी है वो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, तो उसके बदले जो आप देते हो उसको रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेंट। लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि रॉयल्टी भी क्या होता है, क्योंकि अलग से कई बार क्वेश्चन में आया था, डिफाइन रॉयल्टी, ठीक है। सॉरी, माय बैड, सॉरी। तो रॉयल्टी बेसिकली ये होता है कि जब भी लैंडलॉर्ड एक लैंड आपको यूज करने के लिए देता है, लेकिन सिर्फ लैंड के साथ साथ आपको उस लैंड के साथ जो राइट्स अटैच है, सब सॉइल एसेट्स राइट्स, जैसे सपोज करो मेरे लैंड पे बहुत सारा कोल जो है वो डिपॉजिटेड है, तो मुझे कोल नहीं तोड़ना आता, मुझे नहीं आता यूज कर, मैं कैसे तोड़ के कैसे उसको ब्रेक करूं, ये मुझे नहीं आता। मैंने एक कंपनी को हायर किया, मैंने बोला जी ये लो
ये लैंड मैं आपको रेंट पे दे रहा हूँ, रेंट पे क्या यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, और सिर्फ ये स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना जो इस पे बिल्डिंग बनी है, आप ये चाहे तो कोल वूल भी निकाल लो, और वो कोल की कंपनी उसे ज़रूरत है तो वो क्या करेगी, कोल निकालेगी। और मैं बोल देता हूँ भाई अगर मैं इसको नॉर्मल रेंट जैसा लूंगा फिर तो ये गलत है, क्योंकि तो वो मेरे ही लैंड से अपने लिए इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक वर्ड आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी जब भी आप किसी को राइट्स अपनी दे देते हो ना, उस पर जो मिलता है रॉयल्टी, जैसे आपने कोई गाना बनाया उस पर देखा कॉपी राइट्स आते हैं यूट्यूब पे, तो वो आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है अगर आपने किसी और का गाना अपने चैनल पे अपनी वीडियो पे चलाना होता है तो ये रॉयल्टी होता है, जिसमें आप बेसिकली, जैसे मैंने कंपनी को बुलाया और बोला जी कोल, तो मैं ना ऐसा बोल दूंगा कि यार जितना केजी आप कोल निकालोगे पर केजी मुझे इतना चाहिए, तो ये रॉयल्टी होता है जो बेसिकली ऐसे होता है। तो रेंट एंड रॉयल्टी दोनों आ जाता है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में, जैसे यूज ऑफ पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स आ गया, ये सारा आपका रेंट एंड रॉयल्टी में इंक्लूडेड होता है। अगर अलग अलग दिए हैं तो ऐड कर दो, एक साथ दिए हैं तो ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में रॉयल्टी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ रेंट आता है। उसके बाद अगला होता है इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल यूज करते हैं, क्योंकि हमने पैसा बोरो करा, कैपिटल मतलब जो पैसा बोरो करा है सो दैट हम वो मशीनरी से और ये सब खरीद सकें, तो इस पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो उसके लिए फैक्टर इनकम हो गया जो जिसने हमें कैपिटल दिया था। और इंटरेस्ट का मतलब बोथ एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, मतलब अगर ओनर अपना पैसा खुद लगा रहा है तो वो इंटरेस्ट तो अलग से लेता नहीं है, तो लेकिन हम इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि जो अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक बात याद रखना, इंटरेस्ट हम सिर्फ वही वाला इंक्लूड करेंगे जो पैसा आपका प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए यूज हुआ है। अब देखो, जैसे अगर कोई कंज्यूमर लोन लेता है बैंक से तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा जो वो बैंक को इंटरेस्ट उस पर देता है, क्योंकि कंज्यूमर अगर लोन ले रहा है तो वो हाउस होल्ड पर्पस, कंजम्पशन, कार लोन, होम लोन, कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहा है, तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रोडक्टिव सर्विस, क्योंकि हमने पोटेंशियल जानना है ना भैया, बात तो पोटेंशियल की है सारी। उसके बाद सिमिलरली अगर इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे कर रही है पब्लिक डेट, मतलब पब्लिक को सिक्योरिटीज वो देती है, सेल करती है और उस पर पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से, उसको पब्लिक डेट बोलते हैं, और उस पर पब्लिक को इंटरेस्ट देती है, तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बने, क्योंकि वो भी माना गया गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्टिव पर्पस नहीं किया, वो कंजम्पशन पर्पस के लिए किया है कि लोगों की वेलफेयर के लिए। ऐसे ही तीसरा, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। जब अब इसमें प्रोडक्शन यूनिट आ गई लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक फर्म दूसरे फर्म को इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, तो वो लोन लिया होगा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया होगा, लेकिन वो अगर हम दोनों का इंक्लूड कर लेंगे तो वो आ जाएगा, आपका डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम काउंट नहीं करते हैं। तो इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, ये दिमाग में रखना पॉइंट्स। उसके बाद आपका अगला कंपोनेंट आता है प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले होता है। इट इज फैक्टर पेमेंट टू एंटरप्रेन्योर फॉर इज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, जो भी वो रिस्क लेता है, दिमाग लगाता है, एक्सेट्रा, वो सब बोलते हैं इसको प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये नेचर ऑफ प्रॉफिट है इसका, जो रेसिडुअल बचता है सिर्फ वही उसको मिलता है, बचा हुआ ये तो नहीं कि अलग से इसकी हम पेमेंट सेट असाइड करते हैं। तो जो सारे फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट करने के बाद पैसा बचता है वो इसको दिया जाता है। अब प्रॉफिट भी 3 कंपोनेंट्स में आता है। कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दिया होता, लेकिन ये 3 कंपोनेंट्स में आता है। एक आता है कॉर्पोरेशन और प्रॉफिट टैक्स, जो बिजनेस टैक्स लगता है, प्रॉफिट टैक्स बोल लो या बिजनेस टैक्स बोल लो, जो प्रोडक्शन यूनिट की इनकम पे लगता है, ठीक है, इसी प्रॉफिट में से दिया जाता है। अगला होता है डिविडेंड। डिविडेंड होता है जो आप शेयर होल्डर्स, जो काफी सारे आपके अगर शेयर होल्डर्स हैं तो उनको जो प्रॉफिट का जो पार्ट दोगे उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, तो ये भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली अब बात ये आती है, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा सर टैक्स तो अभी आपने मना करा, हम ट्रांसफर पे इनकम तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे, और टैक्स तो इनकम गवर्नमेंट की। तो मेरे बच्चे, हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट बिकॉज वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, और प्रॉफिट जो है वो पूरे एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर सर्विसेज की इनकम होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसके डिवीजन ऑफ पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंक्लूड कर रहे हैं, अदरवाइज इंक्लूड उस पर्पज से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। और अगर प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो कॉर्पोरेट टैक्स 100% दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा और रिटेन्ड अर्निंग। कई बार क्या होता है कि वो इन दोनों को कंबाइंड करके दे देता है क्वेश्चन में, जिसको वो बोलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हो तो आपको डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से इंक्लूड नहीं करनी होती। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर आता है आपका मिक्स्ड इनकम। क्या आता है? मिक्स्ड इनकम, ठीक है, विच मीन्स इनकम ऑन
ऑन अकाउंट वर्कर। अब ऐसे कहीं छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं या फिर आपके छोटे छोटे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो लेबर भी खुद ही देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, उसने अपने घर में ही क्लिनिक खोला है, तो वो सारे लेबर खुद ही है, वो लैंड भी अपना ही यूज़ कर रहा है, वो लेबर भी खुद हो गया, अपना कैपिटल भी उसने शुरू में अपना ही लगाया, और एंटरप्रेन्योर तो वो है ही है। तो वो अलग से अपनी 4 रूप की पेमेंट नहीं करता होगा कि भाई ये मेरा एज अ लेबर मुझे जो सैलरी मिलनी चाहिए, ये मेरा जो एज अ कैपिटल में इंटरेस्ट, ये लैंड के बदले रेंट, और फिर एंटरप्रेन्योर, ये अलग अलग नहीं करता। वो तो जितना कमाता है वो सारा खुद ही ले लेता है, उसमें नहीं पता होता। तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, क्योंकि हम उनके कंपोनेंट्स अलग नहीं कर सकते। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके तो अलग कर सकते हैं, कितना सीओई जा रहा है, कितना ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जा रहा है। लेकिन मिक्स्ड इनकम स्मॉल ओन अकाउंट वर्कर हो गए, फार्मर्स, डॉक्टर्स, पेटी शॉपकीपर्स, या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हो गई, जैसे आपके घर के आसपास जनरल स्टोर्स होंगे, रिटेल ट्रेडर्स, रिपेयर शॉप्स एक्सेट्रा। तो इनको हम मिक्स्ड इनकम के नाम से पूरा का पूरा इंक्लूड कर लेते हैं, जितनी उनकी इनकम होती है, ठीक है, क्योंकि वो अलग से कोई सर्विसेज हायर नहीं करते, सब खुद ही देते हैं। तो ये आपका मिक्स्ड इनकम है। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो अपने एनडीपीएफसी के कंपोनेंट में मान लोगे, अदरवाइज नहीं मानोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे इस पर्टिकुलर मेथड के प्रिकॉशंस पे, क्योंकि वो भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भैया टाइम टेबल कृपया करके जल्दी से नोट डाउन कर लो, या नोट डाउन भी क्या, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। तो 4 बजे कृपया करके ना पेन और पेपर लेकर बैठ जाया करो, और 6 बजे पेन और पेपर लेकर बैठ जाया करो। डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं, अक्टूबर तक सिलेबस हमें किसी भी हालत में खत्म करना है। मूविंग ऑन, एडू कैप्टन का एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लो, नोट्स, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स और प्रॉपर फोल्डर्स में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स क्लास बाय क्लास मिल जाएंगे, तो कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए। मूविंग ऑन टू प्रिकॉशंस ऑफ दिस मेथड, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, मैंने जैसे बात करी थी कि एनडीपीएफसी निकलता है। क्या निकलता है इसमें? एनडीपीएफसी, जिसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो 3 पार्ट्स में टूटता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, इन काइंड एंड एसएससी, लेकिन बाय एम्प्लॉयर। ईआर लिख दिया मैंने ये। अब मेरी राइटिंग जो है ना, कई बार तो मुझे ही समझ नहीं आती, बट ठीक है यार, आप लोगों को भी हैट्स ऑफ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे। तो ये एसएससी बाय एम्प्लॉयर, ईआर लिख दिया, मतलब एम्प्लॉयर। ऑपरेटिंग सरप्लस 3 पार्ट्स में टूटता है, रेंट एंड रॉयल्टी इसमें ही आ गया, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो प्रॉफिट 3 पार्ट में टूटता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और मिक्स्ड इनकम तो दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो वारे न्यारे हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड की अलग पड़ी थी हमने, इसकी अलग है, और उसकी तो और अलग है एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे बेसिक पॉइंट आ गया, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करनी है। पोटेंशियल जानना है हमने, तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी ऐसे ही इनकम जो कोई गुड और सर्विस के बदले में नहीं है इन रिटर्न, तो वो ट्रांसफर इनकम वो इंक्लूड नहीं करनी। टैक्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, लॉटरी प्राइजेस एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद डू नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करने फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड। दैट मीन्स मेरी एक गाड़ी थी, वो एंटीक हो गई थी, तो वैसे टेक्निकली उसकी वैल्यू बड़ी कम है, लेकिन आज बहुत महंगे में बिक रही है, तो वो जो कैपिटल गेन हो रहा है, क्या वो भी इनकम हो गई? पोटेंशियल की इनकम। मैंने क्या करा उस पर ऐसा, बस एंटीक हो गई, 500 के पुराने नोट पड़े हुए हैं, 500 के बदले 501 रुपये मिल रहे हैं, 1 रुपये कैपिटल गेन। मैंने क्या कर दिया भाई उस पर ऐसा कुछ, उस पर मैंने करा? अगेन पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन उसके बेचने पे अगर किसी ब्रोकर को आपने अपॉइंट किया, तो उस पर ब्रोकरेज या कमीशन जो आप दे रहे हो वो हमेशा इंक्लूड हो, क्योंकि कोई सर्विस कभी भी सेकेंड हैंड नहीं हो सकती। उसके बाद आता है डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जो आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, इसको बेचकर जो आपकी इनकम होती है, कभी भी इसको इंक्लूड नहीं करते। बिकॉज क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, सेल ऑफ शेयर्स हो गया या सेल ऑफ कोई भी सिक्योरिटी हो गया, वो तो बस चेंज ऑफ ओनरशिप है ना, टेक्निकली वो तो बस चेंज ऑफ ओनरशिप है, उसमें कुछ आपने प्रोडक्टिव थोड़ी ना करा, तो इसलिए वो भी इंक्लूड कभी नहीं होता। हाँ, उस पर अगेन ब्रोकरेज या कमीशन हो तो वो हमेशा इंक्लूड होगी। उसके बाद आते हैं आपके विंडफॉल गेन्स। जो आपके विंडफॉल गेन है, मतलब हवा बदली और आपका फायदा हो गया, लो भैया, मतलब फायदा हो गया, मतलब हवा बदलना, इसलिए इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन। हवा बदली, आपका फायदा हो गया, ये भी इंक्लूड नहीं करने होते हैं। विच मीन्स कि अगर लॉटरी में कोई प्राइज जीत गया, ठीक है, हॉर्स रेस में जीत गए, शर्त लगाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, आपने इंडिया पे लगाया, आप जीत गए, और आप लग रहा है कि ये इनकम नेशनल इनकम का पार्ट ना
ये तो यार लक गेम हो गई है, तो इसमें तो नहीं होता। प्रोडक्टिव एक्टिविटी की बात हो रही है, कुछ गुड या सर्विस प्रोड्यूस होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने जितनी सेल्फ, अभी हमने देखा मिक्स्ड इनकम, तो ऐसे अगर कोई ओनर सेल्फ सप्लाइड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है अपने बिजनेस को, तो एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे कि अगर ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है तो उस पे रेंट हो गया, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। आसपास लोकेलिटी में रेंट देखते हैं क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन हो गई, ऑन अकाउंट कैपिटल हो गई, एक्सेट्रा। ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो इन्वॉल्व हुई ना उसमें, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे। एंड लास्ट पेमेंट आउट ऑफ सेविंग्स और वेल्थ, गिफ्ट टैक्स, डेथ ड्यूटी, इंटरेस्ट टैक्स, ये सारा इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए आपने देखा कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड होता है क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे हुआ है, इस पे ये वाला इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। लेकिन ऐसे क्लास, आपको पता है मैं ऐसे क्लास ओवर करूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ एक छोटी सी बात मेरी मान लो, जल्दी से चेकआउट करो जाकर। लाइव है आपके कोर्सेज एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पर। नई एप्लीकेशन अभी डाउनलोड किया तो भैया इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, आपको सब पता चल जाएगा। अंडर ग्रेड लेवल पर जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है सबकी तैयारी करवाते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलेंगी, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलेगा 24/7। और सबसे तगड़ी बात है भैया इसमें 5 डेज मनी बैक गारंटी है। मतलब ये तो बहुत कम, मतलब अब तो हमें स्टार्ट किया भी होगा तो हमें ही किसी ने देख के किया होगा। मनी बैक गारंटी है, लास्ट ईयर से ये चालू था। लास्ट ईयर बच्चों ने इसको यूज़ किया, मतलब बहुत कम बच्चों ने, क्योंकि अल्टीमेटली जब फैसिलिटीज इतनी मिलती है तो बहुत ही कम लोग यूज़ करेंगे। एंड फाइनली फिर हम बच्चों और हमारा जो ये गठबंधन हुआ उससे जो रिजल्ट निकल के आए हैं भैया 2022 AIR1 CUET हमारे यहाँ का था। IP मैट 13, 24, 37, 30 प्लस शहीद सुखदेव, 30 प्लस SRCC। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मतलब एग्जाम्पलरी रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। देख लो एग्जाम्पल बन रहे हैं आपके सामने, तो जल्दी से जाके चेक करो। आपके लाइव है प्रीमियम कोर्सेज, जल्दी जाके चेक करो। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका NNPFC निकालना। क्या निकालना है? NNPFC। कहीं पर लिखा नहीं है कि इनकम मेथड यूज़ करके निकालो। तो वेजेस एंड सैलरीज और ये सब जब हम कंपोनेंट देख रहे हैं SSC बाय एम्प्लॉयर, तो हमें पता चल गया भैया ये तो इनकम मेथड ही लगने वाला है। तो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस टू आइडेंटिफाई। तो इनकम मेथड से हमारा क्या निकलता है सर? NDPFC निकलता है। ठीक है, ओहो प्लस क्यों डाल दिया मैंने। क्या निकलता है हमारा? NDPFC निकलता है। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और वो सब तो मुझे डायरेक्टली दिया नहीं हुआ, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तोड़ तोड़ के लिखूंगा। मैं लिखूंगा सैलरी एंड वेजेस। अब पूरा पूरा लिखना है अपने पेपर में, मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि फिर जगह कम हो जाती है। सैलरी एंड वेजेस इन कैश और इन काइंड अलग नहीं दिया हो, तो मैं सिर्फ सैलरी एंड वेजेस लिख रहा हूँ, प्लस SSC बाय एम्प्लॉयर लिख रहा हूँ, ER डाल रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है जी। उसके बाद होता है आपका रेंट अलग से दिया हुआ है, रॉयल्टी है नहीं, रेंट प्लस इंटरेस्ट अलग से दिया हुआ है, प्लस प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है। और मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम नहीं दिया, चलो कोई लिख देते हैं, जीरो मान लेंगे, उसमें क्या है। तो सैलरी एंड वेजेस मुझे कितना दे रखा है? सैलरी एंड वेजेस दे रखा है मुझे 600। SSC बाय एम्प्लॉयर कितना दे रखा है? SSC बाय एम्प्लॉयर दे रखा है मुझे 100। उसके बाद रेंट कितना दे रखा है? रेंट दे रखा है मुझे 200। इंटरेस्ट दे रखा है मुझे 300, प्लस प्रॉफिट मुझे दे रखा है 300, ये भी 300। और मिक्स्ड इनकम है नहीं, कहीं पर दिख रही मुझे मिक्स्ड इनकम? मुझे तो नहीं दिख रही भाई, तुम्हें दिख रही हो तो कमेंट में बता देना। ये मिक्स्ड इनकम 0 लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखो 600, 700, 700 और 300 हो गया 1000, 1300 और 1500। NDPFC आ गया 1500, लेकिन उसने मांगा क्या था? NNPFC। सबसे पहले तो ये लिख दो अरब में, मतलब ओ भाई अरब, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स में खेल रहे हो आप, देख रहे हो। अब आपको निकालना है NNPFC, ये कन्वर्जन फॉर्मूलास आप अच्छे से पढ़ के आ रहे हो। NDPFC है बाकी सारा सेम है, बस D डोमेस्टिक को N नेशनल में कन्वर्ट करना है, हमें NFIA ऐड करना पड़ेगा। NFIA मुझे डायरेक्टली दे रखा है, जल्दी से बताओ मुझे। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड कुछ भी नहीं होता, इसको छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है। NFIA नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में। और यहाँ पर दे दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बस जो भी आपको अमाउंट दी हो उसके आगे अपनी तरफ से एक माइनस लगा दो, ये आपका बन गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका आंसर आ गया 1450। और यूनिट लिखना मत भूलना, और यूनिट लिखना मत भूलना। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बताओ मुझे। नहीं समझ आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगी। इसमें भी आपको NNPFC निकालना है जो आपका नेशनल इनकम होता है।
अगेन एसएससी बाय एम्प्लॉयर वेजेस एंड सैलरीज और ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, रेंट एंड रॉयल्टी। चलो इससे भी कर देते हैं, हमें पता है इनकम मेथड से हमारा एनडीपीएफसी आता है। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा वैल्यूज डाल रहा हूँ, मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे पहला मैंने ले लिया वेजेस एंड सैलरीज, ये हो गया 800, ठीक है। अब इन कैश इन काइंड है नहीं, अगर बाई चांस ये यहाँ पर अलग से मेरे को इन कैश या इन काइंड लिख देता मैं तब भी इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूडेड है, ये एज्यूम्ड है। एसएससी बाय एम्प्लॉय ये नहीं होगा, एसएससी बाय एम्प्लॉयर। देख रहे हो, कंफ्यूज करने के लिए खेल रहा है हमारे दिमाग के साथ, इसकी ऐसी की तैसी। उसके बाद तीसरा आता है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, तो ये हो गया रेंट एंड रॉयल्टी कितना है भाई 300 रुपये। फिर आ गया आपका इंटरेस्ट, ये हो गया 400 रुपये। फिर आ गया आपका प्रॉफिट्स, ये हो गया 500 रुपये। और फिर मिक्स्ड इनकम है क्या, मिक्स्ड इनकम नहीं है, ज़ीरो। ये हो गया आपका 800, 900, 900 और 300 हो गया 1200, 1200 400 होता है 1600, 1600 और 500 हो गया 2100 अगेन अरब। इसको अब आप एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर लो, जिसका फॉर्मूला है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। अब एनएफआईए नेट करंट ट्रांसफर नहीं, नेट फैक्टर इनकम अगेन 2 दे दिया। फिर खेल रहा है हमारे साथ, हमने लो माइनस लगा दिया, 2050 आपका एनएनपीएफसी आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है यार, ये कहानी चल क्या रही है। नहीं समझ में आ रहा, लो एक और क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, नाराज क्यों हो रहे हो, लो कर देता हूँ यार, रोते बड़ा हो यार आप लोग ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी कर देता हूँ लो। तो अगेन इनकम मेथड है, एनडीपीएफसी है, अगेन मैं वो नहीं लिख रहा। फर्स्ट हो गया आपका वेजेस एंड सैलरीज, ये है 400 रुपये। एसएससी बाय एम्प्लॉयर, ये रहा एम्प्लॉयर, ईआर देखना है, ये दूसरा हो गया 50 रुपये। उसके बाद आपका रेंट तीसरा हो गया, रॉयल्टी कहीं पर है नहीं, ये हो गया रेंट 100 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट हो गया 70 रुपये। प्रॉफिट दे रखा है डायरेक्टली, अब आप देख सकते हो प्रॉफिट नहीं दे रखा तो हम उसके कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ये रहा 50। फिर डिविडेंड कहीं दे रखा है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स कहीं दे रखी है लेकिन एक चीज यहां पर मुझे दिख गई, वो है आपकी कहाँ गई, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है, इसमें डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ये हो गया आपका 150 और मिक्स्ड इनकम भी है इस बारी तो ये हो गया आपका 300। चलो आओ देखते हैं, 400, 500, 500, 600, 700, 1000, 1070 और 1120, ये आपका आ गया एनडीपीएफसी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ठीक है। 450, 550, 550 हो गया, ये हो गया 620, 620, 670, 770, 770 प्लस 50 हो गया 820 और 300 हो गया 1120। अब इसको बनाना है हमें जीएनपीएमपी। क्या बनाना है इसको, जीएनपीएमपी। हमें क्या दे रखा है, एनडीपीएफसी। सबसे पहले नेट को ग्रॉस बनाना है, डेप्रिसिएशन ऐड, एफसी को एमपी बनाना है तो नेट आईटी ऐड, और डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो एनएफआईए ऐड। तो ये हो गया आपका 1120। इसके बाद डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नाम दे रखा है 80। उसके बाद नेट आईटी का दे रखा है आपको 140 और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम, नेट करंट ट्रांसफर नहीं, नेट फैक्टर इनकम अगेन 2 दे दिया, माइनस भी दे रखा है तो हम माइनस का भी माइनस कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, मतलब साइन चेंज कर देना जब भी यहाँ पर आपको नेट के साथ 2 दे दिया, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है अपने को। ये हो गया 1120, ये 1200 और ये 140 है, इसको हटा देते हैं, 140, 1200, 1340, 1350, 1350 इन अरब शुड बी योर आंसर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर में आ रहे हैं। तो भैया ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मुझे परफॉर्म करके आपने कमेंट में आंसर लिखने हैं, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है जी। चलिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी कमेंट आप लीव करना चाहें कर दो कि सर एक ऐसे वाला क्वेश्चन समझा दो, या अच्छा पढ़ा रहे हो, या सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, कुछ भी है प्लीज़। और बेल आइकन भी साथ में भैया दबा ही देना यार, कितना ही टाइम लगता है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।